रात के करीब 2 बज रहे थे। बाहर गहरा सन्नाटा था, लेकिन काव्या की दुनिया में जैसे कोई भयंकर तूफान आ गया था। उसके पति रोहन के सीने में अचानक इतना तेज दर्द उठा था कि वह बिस्तर पर ही तड़पते हुए दोहरा हो गया था। उसके माथे पर पसीने की ठंडी बूंदें चमक रही थी और सांस उखड़ रही थी। काव्या के हाथ पैर सुन्न पड़ गए थे, लेकिन उसने अपनी घबराहट को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उसने बिना एक सेकंड बर्बाद किए एम्बुलेंस को फ़ोन किया, रोहन को सहारा देकर सीधा बिठाया और उसकी पीठ सहलाती रही। एम्बुलेंस के आने तक वह वो 15 मिनट काव्या के लिए किसी युग की तरह बीते थे। जब रोहन को स्ट्रेचर पर लेटाकर अस्पताल ले जाया गया तो काव्या ने उसके हाथ को अपने दोनों हाथों में कसकर पकड़ रखा था, जैसे वह अपनी आधी जान उसे दे देना चाहती हो। अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड की वो सफ़ेद रोशनी, डॉक्टरों की भागदौड़ और मॉनिटर की वो डरावनी बीप बीप की आवाज़। काव्या बाहर एक ठंडी स्टील की कुर्सी पर बैठी काँप रही थी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, पैरों में चप्पल तक नहीं थी, लेकिन उसे अपनी कोई सुध नहीं थी। उसके हाथों में रोहन की मेडिकल फाइल थी, जिसे वह सीने से लगाए हुए थी। करीब 3 घंटे बाद रोहन की माँ शांता देवी अस्पताल पहुंची। उन्हें काव्या ने ही रास्ते में फ़ोन करके खबर दी थी। शांता देवी के चेहरे पर चिंता थी, लेकिन अस्पताल में कदम रखते ही उनका बर्ताव ऐसा हो गया जैसे वहां काव्या का कोई वजूद ही ना हो। आईसीयू के बाहर डॉक्टर आए। पेशेंट की हालत अब स्थिर है। उन्हें एक माइनस हार्ट अटैक आया था, लेकिन सही वक्त पर अस्पताल लाने की वजह से खतरा टल गया है, डॉक्टर ने कहा। और फिर काव्या की तरफ देखकर पूछा, पत्नी है आप इनकी? काव्या ने राहत की सांस लेते हुए और अपनी डगमगाई आंखों से डॉक्टर को देखते हुए कहा, जी हाँ, मैं। इससे पहले कि काव्या अपनी बात पूरी कर पाती, शांता देवी झटके से काव्या के आगे आ गई और डॉक्टर से लगभग अधिकार जताते हुए बोली, डॉक्टर साहब, मैं माँ हूँ इसकी। मेरे बेटे को क्या हुआ है मुझे बताइए, और अब कैसी है मेरी बच्चे की तबीयत? मुझे अभी उससे मिलना है। डॉक्टर ने शांता देवी को समझाना शुरू किया। काव्या पीछे धकेल दी गई थी। वह चुपचाप पीछे हटी और वापस उसी ठंडी स्टील की कुर्सी पर धम से बैठ गई। जिस पत्नी ने रात के 2 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक मौत से आंखें मिलाकर अपने पति की जान बचाई थी, उसे एक झटके में यह एहसास करा दिया गया था कि खून के रिश्तों के आगे उसकी हैसियत बस एक बाहरी इंसान की है। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। मैं उसके पास रुकूंगी, शांता देवी ने कहा। माँ जी, मैं भी यही हूँ। मैं बात कर लेती हूँ डॉक्टर से दवाइयों के बारे में, काव्या ने अपनी जगह से उठकर बहुत ही नरमी से कहा। शांता देवी ने पलटकर काव्या को एक बहुत ही तीखी नज़र से देखा और झिझकते हुए कहा, तुम चुप रहो, बेटे की माँ हूँ मैं, मुझे पता है उसकी तकलीफ। तुम क्या होती हो बीच में बोलने वाली? काव्या के होठ सिल गए। तुम क्या होती हो? ये शब्द किसी खंजर की तरह उसके सीने में उतर गए, लेकिन यह वक्त बहस का नहीं था। रोहन की जिंदगी ज्यादा जरूरी थी। काव्या ने कोई तमाशा नहीं किया। वह चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठ गई। रोहन 3 दिन तक अस्पताल में रहा। वो 3 दिन काव्या के लिए किसी तपस्या से कम नहीं थे। वह एक पल के लिए भी घर नहीं गई। दिन पर रोहन की दवाइयों का ध्यान रखना, डॉक्टरों से रिपोर्ट्स के बारे में बात करना और रात को उसी अनआरामदायक कुर्सी पर बैठकर रोहन के बिस्तर को निहारते हुए अपनी रातें काटना। जब भी रोहन को दर्द होता या वह करवट बदलता, काव्या तुरंत उसके पास खड़ी होती। शांता देवी दिन में एक बार आती थी। वो फल लेकर आती, घंटे 2 घंटे रोहन के सिरहाने बैठने कर रोने का नाटक करती, उसकी नज़र उतारती और फिर अपनी कमर दर्द का हवाला देकर वापस घर चली आती। लेकिन उनके जाने का तरीका हमेशा एक सा होता था। वो जाते जाते अस्पताल की नर्सों और वार्ड बॉय को ज़ोर ज़ोर से हिदायत देकर जाती थी, देखना मेरे बेटे का अच्छे से ध्यान रखना, माँ का दिल है, घर पर चैन नहीं पड़ता, इससे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नर्सें सिर हिला देती। काव्या वहीं कोने में खड़ी यह सब सुनती रहती। शांता देवी यह जताने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी कि रोहन से सबसे ज़्यादा प्यार सिर्फ वही करती है। लेकिन रात के अंधेरे में जब मॉनिटर की आवाज़ डराती थी और रोहन को प्यास लगती थी, तो वहाँ कोई माँ का दिल नहीं होता था, वहाँ सिर्फ एक पत्नी का साथ होता था। चौथे दिन रोहन को अस्पताल से छुट्टी मिल गई।
डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी थी, मुकम्मल आराम, कोई तनाव नहीं और खाने में बिल्कुल भी तेल, घी या मसाले का इस्तेमाल नहीं। रोहन का दिल अभी कमज़ोर था और उसे बहुत देखभाल की ज़रूरत थी। काव्या ने घर आते ही सब कुछ बदल दिया। उसने रसोई से सारा घी और तेल हटाकर एक तरफ रख दिया। रोहन के कमरे का माहौल बिल्कुल शांत कर दिया। वह रोहन को समय पर दवाइयाँ देती, उसका उबला हुआ लेकिन स्वादिष्ट खाना बनाती और रात को उसके पास बैठकर उसके हाथ सहलाती ताकि उसे सुकून की नींद आ सके। रोहन भी अंदर ही अंदर अपनी पत्नी की इस निस्वार्थ सेवा को देख रहा था। वह जानता था कि काव्या कितनी थक चुकी है, फिर भी उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। एक हफ्ते बाद शांता देवी अपने बेटे का हालचाल लेने उसके घर आई। वो बैठक में बैठी और रोहन उनके पास सोफे पर आकर बैठ गया। काव्या रसोई में उनके लिए चाय बना रही थी। कैसा है मेरा बच्चा अब? शांता देवी ने रोहन का माथा चूमते हुए पूछा। मैं अब बहुत ठीक हूँ माँ। काव्या ने मेरा बहुत ध्यान रखा है। वो बेचारी तो मेरे चक्कर में ठीक से सो भी नहीं पाती है। रोहन ने बहुत ही प्यार और कृतज्ञता से साथ कहा। शांता देवी की भ्रुकुटी तन गई। उन्हें अपने बेटे के मुंह से अपनी बहू की इतनी तारीफ हजम नहीं हुई। उन्होंने रसोई की तरफ एक तिरछी नज़र डाली और बहुत ही व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, हाँ रखेगी क्यों नहीं, पत्नी है तेरी, कोई एहसान थोड़ी कर रही है, ये तो उसका फ़र्ज़ है। रसोई में खड़ी काव्या के हाथों में चाय की केतली रुक गई। फ़र्ज़? जब बात अधिकार की आती थी तो वह माँ बन जाती थी और जब बात सेवा की आती थी तो काव्या का काम सिर्फ एक फ़र्ज़ रह जाता था। काव्या ने चाय छानी और चुपचाप लाकर मेज पर रख दी। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। काव्या ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया। रोहन के लिए लौकी की हल्की सब्जी, बिना घी की पतली रोटियां और सलाद था। शांता देवी ने जैसे ही रोहन की थाली देखी, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये क्या है बहू, ना सब्जी में कोई तरी है, ना दाल में तड़का और रोटियों पर एक बूंद घी नहीं। इतनी सूखी और रूखी रोटियां मेरे बेटा कैसा खाएगा? काव्या ने बहुत ही विनम्रता से जवाब दिया। माँ जी, डॉक्टर ने सख्त मना किया है। अभी उनका कोलेस्ट्रॉल और बीपी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। उन्हें तला भुना और घी देना उनके दिल के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। अरे डॉक्टर ने कहा तो क्या हुआ? शांता देवी ने झुंझलाते हुए कहा। डॉक्टर क्या हमारे बच्चों को हमसे ज़्यादा जानते हैं? मेरा बेटा बीमारी से उठकर आया है, कमज़ोर हो रहा है, उसे ताकत चाहिए और ताकत घी खाने से आती है, इस उबाले हुए घास फूस से नहीं। पर माँ जी, यह उनके स्वास्थ्य का सवाल है। काव्या ने अपनी बात रखनी चाहिए। शांता देवी ने तुरंत अपना हाथ उठाया और उसे बीच में ही रोक दिया। बहू, तुम्हें क्या पता मेरे बेटे को क्या चाहिए और क्या नहीं? मैं उसकी माँ हूँ, मैंने उसे पैदा किया है, 30 साल से जानती हूँ उसे। तुम मुझे मत सिखाओ कि मेरे बेटे के लिए क्या सही है। रोहन, जो अब तक यह सब सुन रहा था, वह बीच में बोल पड़ा। माँ, काव्या बिल्कुल सही कह रही है। डॉक्टर ने मुझे सच में ये सब खाने से मना किया है। आप उस पर क्यों गुस्सा कर रही हैं? शांता देवी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तू चुप रह। यह बहू तुझे भूखा मार रही है, तेरा शरीर सुखा रही है और तू अपनी माँ को छोड़कर उसकी तरफदारी कर रहा है। जोरू का गुलाम हो गया है तू। रोहन ने गहरी सांस ली, लेकिन अपनी माँ के आंसुओं के आगे वो चुप हो गया। काव्या ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने अपनी प्लेट में भी वही उबला हुआ खाना निकाला और चुपचाप खाने लगी। रात का वक्त था। काव्या और रोहन अपने बेडरूम में थे। रोहन बिस्तर पर लेटा था और काव्या उसके पैरों के पास बैठकर एक किताब पढ़ रही थी। कमरे में अजीब सी खामोशी थी। काव्या, रोहन ने खामोशी तोड़ते हुए कहा। हाँ। काव्या ने किताब से नजरें हटाए बिना जवाब दिया। माँ की बातों को दिल पर मत लेना यार, तुम तो जानती हो ना, पुरानी सोच की हैं। उन्हें बस मेरी चिंता है। एक माँ का दिल है, वो तुम्हें नीचा नहीं दिखाना चाहती थी। काव्या ने अपनी किताब बंद की और उसे साइड टेबल पर रख दिया। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक ऐसा गहरा दर्द था जिसे रोहन ने आज तक नहीं देखा था। चिंता? क्या मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है रोहन? काव्या की आवाज़ बहुत ही शांत लेकिन भारी थी। मैंने ऐसा कब कहा? मुझे पता है तुम्हें है, पर माँ क्या रोहन? काव्या ने उसे बीच में टोका। अस्पताल में जब डॉक्टर मुझसे पूछ रहा था तो माँ जी ने मुझे पीछे धक्का देकर कहा कि बेटे की माँ हूँ मैं। उस वक्त ऐसा लगा जैसे मेरा इस रिश्ते में, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई वजूद ही नहीं है, जैसे मैं कोई बाहर की अजनबी हूँ। रोहन थोड़ा झिझका।
काव्या, माँ उस वक्त घबराई हुई थी। घबराई हुई तो मैं भी थी रोहन। काव्या की आवाज़ में अब एक हल्की सी कंपन आ गई थी। जब तुम्हें रात के 2 बजे सीने में दर्द हुआ तो वो एम्बुलेंस मैंने बुलाई थी। तुम्हारे साथ अस्पताल तक मैं गई थी। आईसीयू के बाहर की उस ठंडी कुर्सी पर 3 रातें मैं बिना सोए काटी थी। तुम्हारी एक एक रिपोर्ट्स, एक एक दवाई का हिसाब मैंने रखा था। यह सब किसने किया? रोहन के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस चुपचाप अपनी पत्नी को देख रहा था। माँ जी दिन में 2 घंटे के लिए आती थी। मैं ये नहीं कहती कि उनका प्यार कम है, बिल्कुल नहीं, वो तुम्हारी माँ है। पर मुझे तुम्हारे और उनके रिश्ते के बीच हमेशा एक फालतू इंसान की तरह महसूस कराना, मुझे बेटे की माँ ये के रुतबे के आगे हमेशा छोटा साबित करना, ये गलत है रोहन, बहुत गलत है। रोहन ने अपनी आंखें झुका ली। उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि काव्या के अंदर कितनी गहरी चोट लगी थी। अगले दिन सुबह शांता देवी फिर से उनके घर आ गई, लेकिन इस बार उनके हाथ में एक स्टील का डिब्बा था जिसमें घर का बना हुआ शुद्ध घी था। उनके चेहरे पर एक जिद थी। वो सीधा रसोई में गई जहां काव्या रोहन के लिए दलिया बना रही थी। बेटा, आज मेरा रोहन अपनी माँ के हाथ का बना हुआ खाना खाएगा, शांता देवी ने वो घी का डिब्बा रसोई के स्लेब पर रखते हुए कहा। काव्या ने घी का डिब्बा देखा और फिर अपनी सास को, माँ जी, मैंने आपसे कल भी विनती की थी, डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया है, ये उनके दिल की नसों के लिए जहर का काम करेगा। शांता देवी ने गैस का चूल्हा अपने कब्जे में ले लिया। बहू, एक दिन घी खाने से कोई इंसान नहीं मर जाता। तुम ज़्यादा डॉक्टर मत बनो, तुम बाहर जाओ, मैं अपने बेटे के लिए खुद आलू के पराठे और घी वाली दाल बनाऊंगी। माँ जी, मैं आपको ये नहीं करने दूंगी, ये उनकी सेहत से खिलवाड़ है, काव्या ने बहुत ही दृढ़ता से कहा। शांता देवी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अपनी आवाज़ इतनी तेज कर दी कि उनकी गूंज बाहर बैठे रोहन तक पहुंच गई। बेटा तो मेरा है, मैंने जन्म दिया है उसे, उसकी माँ हूँ मैं। तुम क्या होती हो हमारे बीच में आने वाली? कल की आई हुई छोकरी मुझे सिखाएगी कि मुझे अपने बेटे को क्या खिलाना है। घर में एकदम से सन्नाटा छा गया। काव्या वहीं रसोई के दरवाजे पर खड़ी रही। उसने ना तो अपनी सास को कोई जवाब दिया और ना ही उनसे बहस की। जब कोई इंसान आपको आपकी हैसियत बता दे तो वहाँ शब्दों का कोई मोल नहीं रह जाता। काव्या मुड़ी और चुपचाप रसोई से बाहर आ गई। शांता देवी बड़े ही गर्व से अपनी जीत पर मुस्कुराई और आलू के पराठे तलने लगी। काव्या बाहर आई। रोहन सोफे पर बैठा सब सुन रहा था। काव्या गई और उसके पास सोफे पर बैठ गई। उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था। रोहन, काव्या ने बहुत ही धीमी आवाज में पुकारा। हाँ काव्या, माँ जी ने अभी मुझसे कहा। तुम क्या होती हो? रोहन का चेहरा दर्द से भर गया। उसने काव्या का हाथ पकड़ने की कोशिश की थी। काव्या प्लीज़। काव्या ने अपना हाथ पीछे नहीं खींचा, लेकिन उसकी आंखों में एक सीधा सवाल था। मैं क्या हूँ रोहन, ये मुझे नहीं, ये तुम्हें तय करना है। काव्या, माँ का मतलब वो नहीं था, वो बस तुम्हें। रोहन, मैं कोई लड़ाई या घर में कोई कलेश नहीं चाहती। काव्या ने बहुत ही सुलझे हुए लहजे में अपनी बात रखी। पर मेरी एक बात आज ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से। काव्या ने एक गहरी सांस ली और रोहन की आंखों में सीधे देखा। जिस रात तुम्हें हार्ट अटैक आया था, जिस रात तुम्हारी सांसें उखड़ रही थी, माँ जी कहाँ थी? रोहन चुप रहा। मैं थी वहाँ, एम्बुलेंस का नंबर मैंने मिलाया था, तुम्हारे पसीने मैंने पोंछे थे, डॉक्टर से बात मैंने की थी, अस्पताल का वो फॉर्म जिसमें रिलेशनशिप का कॉलम होता है वो मैंने भरा था। रात भर अपनी आंखों में नींद को रोककर मैंने तुम्हारी सलामती की दुआएं मांगी थी। काव्या की आंखों से अब एक आंसू छलक कर उसके गाल पर आ गिरा था। और मैंने ये सब इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और ये मेरा फ़र्ज़ है। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है, तुम मेरी ज़िंदगी हो। लेकिन जब तुम्हारी माँ मेरे उस प्यार को, मेरे उस वजूद को ये कहकर कुचल देती हैं कि तुम क्या होती हो, तो मेरा अंदर तक सब कुछ टूट जाता है। रोहन की आंखें भर आई थी। उसे आज पहली बार समझ आ गया था कि एक पत्नी का प्यार किसी भी माँ के प्यार से कम नहीं होता। बस उसका कोई ढिंढोरा नहीं पीटा जाता। खाने का वक्त हुआ। डाइनिंग टेबल पर शांता देवी ने बहुत ही शान से रोहन की थाली लगाई। थाली में देसी घी से तरबतर आलू के पराठे और घी से छौंकी हुई खुशबूदार दाल थी। ले बेटा खा, माँ के हाथों का स्वाद है इसमें। इस घास फूस ने तो तुझे आधा कर दिया है, शांता देवी ने प्यार से कहा। रोहन ने थाली को देखा। पराठों से उठती हुई भाप और घी की महक कमरे में फैली हुई थी।
फिर उसने पास ही खड़ी काव्या को देखा, जिसका चेहरा उतरा हुआ था। रोहन ने बहुत ही आराम से वो थाली अपने सामने से खिसकाकर दूर कर दी। शांता देवी हैरान रह गई। क्या हुआ बेटा, गरम ज़्यादा है क्या? माँ, मैं ये नहीं खाऊंगा। रोहन की आवाज़ बहुत ही शांत लेकिन बेहद मजबूत थी। क्यों नहीं खाएगा? माँ ने इतनी मेहनत से बनाया है तेरे लिए। डॉक्टर ने मना किया है माँ, यह मेरे लिए जहर है अभी। अरे, एक दिन खाने से कुछ नहीं होता बेटा। माँ, रोहन ने अपनी आवाज़ को थोड़ा सा कड़क किया, जिससे शांता देवी एकदम चुप हो गई। रोहन ने अपनी जगह से उठकर रसोई में गया और काव्या के बनाए हुए उस सादे दलिया और उबली हुई सब्जियों का कटोरा खुद अपने हाथों से लाकर मेज पर रख दिया। काव्या ने जो खाना बनाया है मैं वही खाऊंगा। शांता देवी का ईगो पूरी तरह से टूट गया। बेटा, ये बहू ने तुझ पर क्या जादू कर दिया है? तू अपनी माँ के हाथों का प्यार ठुकरा रहा है। रोहन ने अपनी माँ की आंखों में बहुत ही गंभीरता से देखा। माँ, काव्या ने मुझ पर कोई जादू नहीं किया है। उसने सिर्फ मेरा ध्यान रखा है उस वक्त जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। रोहन ने काव्या का हाथ अपने हाथ में ले लिया। और माँ, आपकी एक बात का जवाब देना आज बहुत ज़रूरी है। आपने रसोई में काव्या से पूछा था ना कि तुम क्या होती हो? शांता देवी ने नज़रें चुरा ली। काव्या मेरी पत्नी है माँ, मेरी जीवन संगिनी है। वो क्या होती है ये मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। वो इंसान है जो अस्पताल की उस खौफनाक रात में मेरे साथ खड़ी थी, जिसने अपनी नींद, अपनी भूख, अपनी प्यास सब कुछ भूलकर मेरी जान बचाई। वो इंसान है जो अभी भी आपकी इतनी कड़वी बातों से बावजूद मेरी सेहत को लेकर फिक्रमंद है। रोहन ने एक लंबी सांस ली और अपनी माँ को आईना दिखाया। माँ, आप मेरी माँ हैं। आपने मुझे जन्म दिया है और मैं ज़िंदगी भर आपका कर्जदार रहूँगा। लेकिन मेरी पत्नी की जगह इस घर में कोई नहीं ले सकता। वो कोई बाहरी इंसान नहीं है, वो मेरी ज़िंदगी का आधा हिस्सा है। अगर आप इसकी इज्जत नहीं कर सकती तो आप मेरी भी इज्जत नहीं कर रही हैं। शांता देवी के चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। उन्होंने शायद कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनका बेटा, जो हमेशा उनकी हाँ में हाँ मिलाता था, आज अपनी पत्नी के सम्मान के लिए इस तरह दीवार बनकर खड़ा हो जाएगा। उनके चेहरे पर पहले गुस्सा आया, फिर हैरानी और अंत में एक गहरी खामोशी। उस दिन डाइनिंग टेबल पर और कोई बात नहीं हुई। रोहन ने काव्या का बनाया हुआ सादा खाना खाया और शांता देवी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। रात को करीब 8 बजे शांता देवी अपने घर वापस जाने के लिए तैयार हुई। उनका सामान पैक था। दरवाजे पर काव्या खड़ी थी। उसने अपनी सास को विदा करने के लिए हाथ जोड़े। दोनों की नज़रें मिली। शांता देवी ने कोई आशीर्वाद नहीं दिया, कोई मीठी बात नहीं की। काव्या ने भी कोई सफाई नहीं दी। दोनों के बीच एक ऐसा मौन था जिसमें सारे जवाब छिपे थे। शांता देवी दरवाजे से बाहर निकल गई, लेकिन सीढ़ियाँ उतरने से ठीक पहले वो अचानक रुकी। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी पीठ काव्या की तरफ थी। अस्पताल में जो तूने किया था बहू। शांता देवी की आवाज़ में एक अजीब सा ठहराव था। ना उसमें कोई घमंड था और ना ही कोई हार। वो शायद एक माँ भी नहीं कर पाती। ये कहकर शांता देवी सीढ़ियाँ उतर गई। काव्या वहीं दरवाजे की चौखट पर खड़ी रही। यह कोई माफ़ी नहीं थी। शांता देवी जैसी औरतें आसानी से माफ़ी नहीं मांगती। ये कोई बहुत बड़ी तारीफ भी नहीं थी, लेकिन यह एक सच था। ये एक ऐसा सच जिसे शांता देवी के अहंकार ने भी आखिरकार मान लिया था। और काव्या के लिए वो सच काफ़ी था। उसे किसी से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए था। उसे बस अपना सम्मान चाहिए था, जो आज उसके पति ने उसे वापस दिला दिया था। पत्नी वो नहीं होती जो सिर्फ घर की चार दीवारी में बंद रहे या जो हर ताना सिर्फ झुकाकर सह ले। पत्नी वो होती है जो ज़िंदगी के सबसे भयंकर तूफान में एक चट्टान की तरह आपके साथ खड़ी रहे और जो तूफान में आपका साया बन जाए। उसे किसी के सामने अपने परिचय की या अपनी अहमियत साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं होती।